नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बात करेंगे 2024 के चुनावों को लेकर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। सुबह दक्षिण में होते हैं तो शाम को पूरब में सभा को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों की कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने पेश कर रहे हैं और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन का सीधे तौर पर उनकी कमियां खामियां भी जनता के सामने रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कटाक्ष करता हुआ और उनकी खामियां बताता हुआ ही नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विरासत हो या सियासत, उत्तराधिकारी वही बनता है जो दमदारी से अपने पुरखों के संघर्ष को सफलता में तब्दील कर दे। मोदी ने 2014 में ठीक वही किया और 3 दशकों के बाद केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में भी मोदी बम्पर बहुमत लाकर वापस लौटे और अब 24 का टारगेट तो 400 पार का है। मोदी की सत्ता साल दर साल बढ़ती रही तो उनका विजन और देश के विकास की गाड़ी भी फर्राटे भरती रही। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। विकसित भारत का संकल्प ही मोदी के आगे किसी को विकल्प नहीं बनने देता। तभी तो देश तीसरी पारी के लिए भी मानो मन बना चुका है। मगर अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और उसके अगले ही दिन पक्ष और विपक्ष ने अपनी राहें अलग अलग चुन ली। इंडिया अलायंस ने पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र से ताल ठोकी तो मोदी ने दक्षिण में अपना दम दिखाया और 400 पार का नया नारा दोहरा दिया। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। मोदी पहले ही जून से नई सरकार के कार्यकाल की शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं तो 100 दिनों का एक्शन प्लान भी रेडी है। उधर मोदी विरोधियों ने नेताओं की संख्या तो मंच पर जुटा ली, मगर इस अंक गणित में केमिस्ट्री गायब है। तभी तो राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान जब सभी विपक्षी दलों को बुलाया तो अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर गच्चा दे दिया और चिट्ठी लिखकर कहा कि यात्रा की सफलता तभी मानी जाएगी जब बीजेपी हार जाए। मगर मोदी ने देश भर में अपनी जीत का फॉर्मूला सबको बता दिया। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। गठबंधन के मोर्चे पर बीजेपी मजबूत है क्योंकि यहाँ लड़ाई कम है और स्टीयरिंग अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के पास है, जो खुद भी बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। इसीलिए 50% से ज्यादा वोटों पर मोदी का फोकस है। अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया अलायंस मिलकर लड़ा तो भी मोदी की विजय तय है। इसके लिए कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। दरअसल 3 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती हुई सीटों में बीजेपी बहुत आगे है। साल 2009 में एक सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, मगर 2014 में यह आंकड़ा 42 सीटों को पार कर गया। साल 2019 में तो बीजेपी की ऐसी सीटें बढ़कर 105 हो गई, यानी 303 जीती हुई सीटों में से 105 ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। देश के 13 प्रदेशों में बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर है। साल 1984 की बात करें तो उस दौरान कांग्रेस को 49.10% वोट मिले थे और राजीव गांधी के नेतृत्व में 414 सीटें आई थी। अब एनडीए का टारगेट 2024 में देश भर में 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करना और 400 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करने का है।
इस आंकड़े को हासिल करने के लिए मोदी सेना जुटी हुई है। जरूरत के मुताबिक गठबंधन किए जा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ किया, और मोदी ने दक्षिण से कांग्रेस और जगन रेड्डी पर हमला भी बोल दिया। ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं। तो ये दोनों की चालाकी है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। दक्षिण भारत में बीजेपी हमेशा से कमजोर मानी जाती है, मगर इस बार मोदी का मैराथन शो देखकर हालात बदल रहे हैं। तभी तो मोदी की सभा में भयंकर भीड़ आ रही है। जब जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भाषण दे रहे थे, तो पीएम मोदी को पालनाडु में लोगों से लाइट टावर से नीचे उतरने की अपील करनी पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। जनता को साधना हो या नेताओं को, ये मोदी को बखूबी आता है। तभी तो सीटों के बंटवारे से लेकर अपने सिंबल पर लड़ाने तक बीजेपी 400 पार का सफर तय करने में जुटी है। मगर पीएम मोदी का दावा है कि कांग्रेस अपने साथियों को धोखा देती है। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव से पहले टकराव है, खींचतान है, नतीजों के बाद क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, मगर राजनीति क्या कुछ ना कराए। मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली से पहले एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सत्ता के लिए सियासत की पोल खोलकर रख दी। जिन दो विचारधाराओं के बीच दशकों से टक्कर चल रही थी, उसी का अब मेल मिलाप होता दिख रहा है। बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस में हमेशा से सियासी मतभेद रहे, मगर अब राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसको लेकर सीएम शिंदे ने सवाल उठाए हैं। आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी अगर इंडिया ब्लॉक साथ चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बहुत मजबूत होकर चल रहा है, और उसको बताने की क्या आवश्यकता है। हमें लग रहा है इस बार कहीं 2004 रिपीट ना हो जाए इस चुनाव में। 4 तारीख को, 4 जून को 2004 रिपीट हो जाएगा। 20 साल हो रहे हैं। 20 साल के बाद जबरदस्त परिवर्तन होगा।